प्रेस करेंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड इट इज द फिफ्थ डे ऑफ इंडिया की इकोनॉमी की सूरत हाल को देखने की छठा दिन है ये। इंडिया इंडियन कंडीशन इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम उसके जो प्रीवियस पॉइंट्स हमने सो फार वी हैव डिस्कस द प्रीवियस पॉइंट्स, उनको हम फ्लैशबैक में देखना चाहेंगे। एंड वी आर सीइंग दिस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर either absent on a regular basis despite our repeated request। तो चलिए, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। निशांत, आर यू एबल टू हियर मी? माय वॉइस इज क्लियर? निशांत, मेरी आवाज क्लियर है बेटा? दीक्षा, मेरी आवाज क्लियर है? दीक्षा, दीक्षा, मेरी आवाज क्लियर है बेटा? आवाज आ रही मेरी? चलो, हाँ बेटा, क्विक बता दिया करो ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर लें। ओके, चलिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी इंडिया के इंडिपेंडेंस में। आपके सामने ये फ्लैशबैक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन सब सारे पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट ये आप रीड कर लें। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, भारत के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही लो होता था। ठीक है। और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी थी इसलिए थी कि मानसून पे डिपेंडेंसी थी। एक एक वर्ड में बोल दे रहा हूँ सबके बारे में ताकि आप याद कर सकें। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जीविकोपार्जन के लिए एग्रीकल्चर होता था, प्रॉफिट उससे नहीं था, सरप्लस नहीं होता था। ठीक है। और सरप्लस जो भी होता था वो सब जमींदार और ब्रिटिशर्स उसका रेवेन्यू ले लेते थे। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, जमींदार जो कि ओनर्स बन गए थे और टिलर्स जो कि किसान थे वो मजदूर के रूप में हो गए थे। बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, तो उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। मतलब एक रिच और दूसरा बहुत गरीब होता जा रहा था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड होल्डिंग थी, जो जमीन का टुकड़ा था वो छोटे छोटे था और फ्रेगमेंटेड था, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, मतलब अलग अलग जगहों पर काफ़ी दूरी पर होता था, जिससे किसान की ऊर्जा और पैसा, रिसोर्स काफ़ी वेस्ट होते थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। हमने डिस्कस किया था तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। जमींदारी सिस्टम जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रोमिनेंस पर था, रेतवाड़ी सिस्टम मद्रास प्रेसिडेंसी में था, और एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था, वो है मलवाड़ी सिस्टम। यूपी वगैरह आगरा वगैरह के क्षेत्र में भी था ये। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हमारा है आपके स्क्रीन पर। अब फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन किया गया। मतलब किसानों को की जो इच्छा थी प्रोडक्शन करने की, उसके अलावा उनको उन फसलों के लिए प्रोडक्शन के लिए बोझ फोर्स किया गया जो वो नहीं चाहते थे। तो ये हमारा था फ्लैशबैक में। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ। इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको पहले समझिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने के लिए कि अंग्रेजों के समय में क्या था। तो सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि जो उद्योग थे उनको खत्म कर दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे, जो हमारी इंडस्ट्री थी, उसको खत्म कर देना। तो अंग्रेजों ने यही काम किया। वो कैसे किया? हमारे यहाँ पहले चीनी, शुगर इंडस्ट्रीज, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर केन इंडस्ट्री, इसके अलावा हमारे पास कॉटन, इसकी जूट, ये सब सारी हमारी इंडस्ट्री थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन सब इंडस्ट्रीज को जो था और दूसरे इंडस्ट्रीज को जो फ्लोरिश होना चाहिए था, वो सब नहीं होने दिया। तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पहला पॉइंट है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बहुत सारे सेंटर हुआ करते थे, साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो चाहे ईस्ट या वेस्ट, हर जगह हमारे स्टेट्स में एक्सपर्ट सेंटर हुआ करता है। जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आंध्र प्रदेश की जो साड़ियाँ थी, कोयम्बटूर की जो साड़ियाँ थी, साउथ का जो सिल्क था, गुजरात का जो कॉटन का सामान होता था,
इसी तरह बनारस का जो सामान होता था, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, इस तमाम जगह के जो अलग अलग आइटम्स में जो एक्सपर्टीज थी, वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और ये एक्सपोर्ट का जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी भी जाती गई, उनको रेवेन्यू नहीं मिलता था, उसको उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आपको कोई काम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो अब वो काम एक्टिविटी आप नहीं करो। तो दूसरी बात, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसकी वजह से कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई हमारे यहाँ। और जो भी इंडस्ट्रीज थी, वो ज़्यादातर कहाँ थी, वो प्राइवेट सेक्टर में ही थी। एक इंडस्ट्री जो ओपन हुई, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हाँ, टिस्को जिसको हम कहते थे, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। आज के छोटा नागपुर में, उस समय बिहार कहा जाता था। तो छोटा नागपुर के साकची, मानगो एक जगह, तो साकची में इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक जो बेसिक इंडस्ट्री जिसको कहते हैं ना, वो थी एकमात्र उस समय वही थी 1907 में। पॉइंट। इसके अलावा जो भी हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पर था, वो जब उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया या टेलीकम्युनिकेशन जब स्टार्ट किया, तो उसका सोल पर्पस था इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन, सेंडिंग ऑफ द ट्रूप्स एंड कैरिंग द रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश नीड्स। तो ये जो ग्रोथ का जो मॉडल था ना, बहुत ही ब्लीक था, बहुत ही कमजोर था, और नाव नाव मात्र का जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल उसकी कोई मतलब जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन ओशन की स्थिति थी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कोई कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कैपिटल जो इंडस्ट्री थी, प्रोड्यूसेस गुड्स, जैसे मशीन बनाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री लॉन्च कर दो, तो बहुत तरह के सामान और प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उस तरह की कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं था उस समय। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उनका उन्होंने सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन किया अंग्रेजों ने। ठीक है। और उसको कैसे डिस्ट्रक्ट किया, तो अपने टैरिफ पॉलिसी, जो टैरिफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हमारे गुड्स के ऊपर जब एक्सपोर्ट होता था तो हाई टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे कि दे बिकेम वेरी कॉस्टली इन यूरोपियन मार्केट। ठीक है। और वहां से जो चीजें आती थी, जब हम इंपोर्ट करते थे, वहां से जब वो सामान हमारे यहाँ बेचते थे, तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं होता था, जिससे हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी जाती रही, हम पहले बता चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम फिर देखें, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है, उसका जो एक्सपेंशन था हमारे यहाँ, वो बहुत ही नाव मात्र का, ड्रॉप इन ओशन की मैं बात कर रहा था। इट वाज जस्ट लाइक दैट। ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट। और ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे कि मतलब रेलवे में हो, या कुछ जो छोटे छोटे और जो कम्युनिकेशन है उस तरह की चीज़ों में, या ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स के रूप में हो, इस तरह का उन्होंने किया। इसके बाद कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो थी, उसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो नॉन एग्जिस्टेंट कह लो उसको। तो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री का बिल्कुल ही नहीं यहाँ पर मतलब स्कोप नहीं था। स्कोप इन द सेंस कि उनके दृष्टिकोण से स्कोप नहीं था, उनके अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, एंड दे डिड नॉट डेवलप हियर। ठीक है। और ये तो एक इंडिया को मार्केट बनाना चाहते थे वो, और जो हमारे पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसको भी बर्बाद कर दिया। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल, हमारा जो सेक्टर है, जब प्राइमरी हमने देखा, इंडस्ट्रीज को हमने देखा, कि उसकी स्थिति का हमने आकलन करने का प्रयास किया। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलिए। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेटरी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के साथ जो कमियां आई, वो कैसे आई। तो इससे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि टैरिफ पॉलिसी जो थी वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब विभेदात्मक थी। वो कैसे थी? तो टैरिफ हमारे गुड्स पर मैंने पहले बताया था कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल। जब इंडिया से एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि हम इंडिया से हम सेल कर रहे हैं, तो जब इंडिया से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल पर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। जिससे अगर टैक्स लगता तो क्या होता, भारत को उससे रेवेन्यू मिलता, और वो पैसा भारत के विकास में लगाया जा सकता था, जबकि आज की गवर्नमेंट लगाती है। पॉइंट। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था। और दूसरा क्या फायदा हुआ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अगर समझे, कि जब हमारे रॉ मटेरियल पर कोई एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, मतलब विदेश में सामान बेचते समय उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो टैक्स से गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है। उस टैक्स से आप जानते हो कि टैक्स के इनकम से गवर्नमेंट कुछ हॉस्पिटल्स बन जाता है, कुछ सड़कें बन जाती हैं, कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट आ जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
तो वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जाता रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टैरिफ का डिस्क्रिमिनेशन से क्या हुआ कि ये अंग्रेजों के लिए रॉ मटेरियल सस्ता होता गया, और सस्ता हो गया तो जब किसी भी प्रोड्यूसर को सस्ता मिलेगा रॉ मटेरियल तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो वो भी एक डिमेरिट हुआ हमारे साथ कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, जिससे वो भारत में जब सामान बेचते थे तो उनके वस्तुओं की, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती थी। पॉइंट ठीक है। और इसी तरह जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, और वहां से जो भी होता था ना उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ लो, बोलो भाई। तो टैरिफ के अंदर हमने, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंदर हमने दो पॉइंट डिस्कस किए। पहला, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। दूसरा हमने डिस्कस किया टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। मेरी बात समझ में आई बेटा? बोलिए, बोलो भाई। हाँ, जोर से बोलना बेटा, सब लोग बोलोगे तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब हमारे यहाँ के जो राजा होते थे ना, वो कहीं ना कहीं राजकीय संरक्षण, चाहे हमारे यहाँ कथक नृत्य का विकास हुआ हो, चाहे हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट, चाहे हमारे यहाँ मिनिएचर पेंटिंग, इन सारी विधाओं का, इन सारे स्किल्स का, ये सारे जो एक्सपर्टीज बने, वो सारा कुछ कैसे हुआ कि हमारे राजाओं ने इसको प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन बाहर से जितने भी लोग आए, आक्रमणकारी आए, उनके तो अपने उद्देश्य थे, तो उन्होंने उन सारी चीजों को इस आवेश में कह लो, इस गलतफहमी में कह लो, इस गुस्से में कह लो, इस फ्रेंटिसिज्म में कह लो, है ना, कि चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे अपने संस्कृति, अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में किया हो, लेकिन उन्होंने नेटिव के, और देखो भारत तो एक बहुत डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था उस जमाने में। अगर आप भारत के वेदों की बात कर लो, इस संस्कृति की बात कर लो, तो उस समय भारत यूरोप से बहुत ही एडवांस था। हमने एस्ट्रोनॉमी, और हमने एटॉमिक थ्योरी और एरोप्लेन की थ्योरी, सब कुछ हमारे यहाँ जानकारियां थी। हमारे यहाँ पहला जो ऑपरेशन हुआ था सुश्रुत के द्वारा हुआ था, जिसको हम कहते हैं, आज हम नहीं मानते हैं उसको, लेकिन सुश्रुत ने सबसे पहले ऑपरेशन किया था। तो हमारा आज का अगर हम बात करें कि आपने जो मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम एलोपैथी, वो हार्डली 150 ईयर्स का ओल्ड है ये। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो 5-4 साल पुरानी चीजें हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि जब अंग्रेज जो डेवलप हो रहे थे उससे हम बहुत ज्यादा पहले बहुत डेवलप थे। गेटिंग पॉइंट? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था राजाओं के द्वारा, जिससे आप दिल्ली में देखो तो जंतर मंतर, ये भारत के ज्ञान विज्ञान का एग्जाम्पल है कि कैसे टाइम का मेजरमेंट लोग करते थे। तो न्यू पैटर्न्स, ये जो हमारा था कि हमने ये पॉइंट आगे कर लिया, फिर दोबारा डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, तो जो राजा थे ना उनका वो प्रोडक्शन बंद हो गया। तो इसमें भी एक भारत के लिए बहुत ही डैमेजिंग रहा कि भारत का जो विकास था, भारत की जो इंडस्ट्रियल बेस को जो मजबूती मिल सकती थी, वो भी चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बारे में सोचने वाला जो एक वर्ग था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हमने पहले बताया कि मशीन से बनी चीजें कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, एक बार मशीन इंस्टॉलेशन में जो खर्चा हो जाए, इसके बाद जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। और तब प्रोडक्शन कॉस्ट और भी कम था, जब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटेन में बनी हुई चीजों के लिए भारत में मार्केट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी भारत के प्रोडक्ट्स के, हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई चीजों के तुलना में। आर्गेटिव पॉइंट? ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में भी न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड डेवलप होने लगा, क्योंकि वहां की चीजें सस्ती होने लगी और भारत की चीजें महंगी होने लगी। सो दैट डेवलप द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। आर्गेटिव पॉइंट? आर्गेटिव पॉइंट, बोलो भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा है अगला पॉइंट हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अब रेलवे का जो इंट्रोडक्शन था, इट हैज नो रिलेशन विद इंडियाज डेवलपमेंट, इट हैज ओनली रिलेशन विद द इंडियाज एक्सप्लॉयटेशन।
इसको ध्यान रखना। तो रेलवे से क्या हुआ कि भारत का जो मार्केट का साइज था लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपैंड होता गया, और भारत के लिए जो भारतीय प्रोडक्ट के लिए वो कम होता गया, वो श्रिंक होता गया, जबकि ब्रिटिश से मेड गुड्स के लिए वो बड़ा होता गया। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि वो जल्दी से जल्दी सामान वहां से आने लगा, ठीक है, और डंप होने लगा, और वो सस्ता माल होता था तो भारत की चीजें कोई खरीदने वाला नहीं होता था, तो धीरे मार्केट बहुत तेजी से छोटा होता गया। और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट में तो मतलब समझ लो कि रेलवे का बहुत ही बड़ा योगदान था, क्योंकि वो पोर्ट सिटीज में ही इनके का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये मुंबई में, मुंबई टू थाने, तो वहां से रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट होना और शिप के द्वारा फिर इंग्लैंड जाना, मेडिटेरियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए, स्वेज कैनाल को क्रॉस करते हुए, तो ये बहुत ही शॉर्टकट रूट बन गया था उनके लिए। ठीक है, जिसके बारे में हम और भी चर्चा कर लेंगे। कैन यू फाइंड? तो ये भारत का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ब्लीक था, इसी को हम कहते हैं ब्लीक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आर गेट योर पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, बोलिए। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा। एक बार हम सारे पॉइंट्स को एक बार फिर बोल देंगे हम कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ में आपको दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो डिके हो गया। दूसरा था हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ था वो बहुत ही कम था, नहीं के बराबर था, ड्रॉप इन ओशन था, बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके बारे में ये कहा सकता है कि जो टैरिफ पॉलिसी थी वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी। ठीक है, उसकी वजह से हमको काफी नुकसान हुआ। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं हमारे जो प्रिंसली कोर्ट थे वो खत्म हो गए, जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। तो दैट ओवर, कंपटीशन जो था मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ था हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, तो वो हम वहां पर स्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड जिसको कहते हो, तो वो ब्रिटिश गुड्स सस्ते होने लगे, तो और हमारी चीजें महंगी होने लगी, तो हमारे लोग भी उनकी सस्ती चीजों को यूज करने लगे, क्योंकि कस्टमर तो हमेशा सस्ते के लिए ही काम करता है और सस्ते के लिए ही वो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा रेलवे के आगमन से कह लो कि रेलवे जब आया तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक गुड्स का मार्केट श्रिंक होता गया, फॉरेन गुड्स का मार्केट एक्सपैंड करता गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मतलब भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत ही कमजोर रहा, ब्लीक रहा, बहुत ही नॉमिनल रहा। आर पॉइंट? और अब हम अगले हेडिंग्स पे आते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, इज इट विजिबल टू यू? फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के समय में दिखाई दे रहा बेटा? ओके, वेरी गुड। तो फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का करना, है ना। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए कोई नहीं करता है, प्रॉफिट के लिए वस्तुओं और सेवाओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। गेटिंग पॉइंट? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। आर गेटिंग पॉइंट? तो फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, अब उसकी एक झलक देखेंगे जल्दी से, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम एक्सपोर्टर किसके हो गए? प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हो गए, जिनकी कीमतें बड़ी कम होती थी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री अगर होता तो इंडस्ट्री के प्राइसेज, इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइस हमेशा ज्यादा होते हैं। आर्गेटिव पॉइंट? आर्गेटिव पॉइंट? दूसरा क्या नुकसान होता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स में? वो पेरिसेबल नेचर के होती हैं, वो सड़ने वाली चीजें होती हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही तेजी से डाउन हो जाती है। पहली बात तो उतनी वैल्यू नहीं होती है, दूसरी बात और डाउन भी बहुत तेजी से हो जाती है क्योंकि खराब होने लगता है। और हमारे जो एक्सपोर्ट में बेसिकली क्या था कि रॉ सिल्क था, कॉटन था, वूल था, जूट था, इंडिगो था, सुगर था। फाइन? तो ये हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट था ये इन सब चीजों का होता था। आर्गेटिव पॉइंट? और हम लोग इंपोर्ट क्या करने लगे? इंपोर्ट हम वहां से बनी हुई चीजों को हम इंपोर्ट करने लगे। आर्गेटिव पॉइंट? वही चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे और उनसे बनी हुई चीजों को हम वहां से परचेज करते थे। इससे क्या हुआ कि भारत का जो पैसा था वो विदेशों में ज्यादा चला जाता था। ठीक है,
कॉटन की कीमत, रॉ कॉटन, रॉ मटेरियल की कीमत मान लो 10 रुपये है, और वहां से जो कॉटन से जो कपड़ा बनेगा, क्लोथ बनेगा, शर्ट बनेगी, उसकी कीमत 500 रुपये है। तो आपने 10 रुपये बेचा और 5 रुपये परचेज किया, तो मतलब आपका नेट जो है 490 का आपका नुकसान हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट वगैरह आप आगे पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब दूसरा जो पॉइंट है, ये तो नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार। जैसे अगर इंडियन रेलवे कहे तो पूरे भारत में एक ही इंडियन रेलवे है। ऐसा नहीं कि कर्नाटका की रेलवे हो और बिहार की रेलवे हो और अहमदाबाद की रेलवे हो, ठीक है। तो मोनोपोली किसी भी चीज पर एकाधिकार। हालांकि अब इस मोनोपोली को धीरे धीरे लोकल ट्रेन के माध्यम से खत्म भी किया जा रहा है, मेट्रो आ जाने से या लोकल ट्रेन आ जाने से, तो हर जगह से इसका विस्तार भी हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो गवर्नमेंट का तो मोनोपोली हो गई ना। हाँ, अभी धीरे धीरे रिलायंस वगैरह भी एंट्री कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन भी आने लगी हैं, और जितना ही कॉम्पिटिशन होगा उतना ही कस्टमर के लिए अच्छा होगा। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत के ट्रेड का मोनोपोली कंट्रोल, ठीक है। वो कैसे हुआ, मतलब फॉरेन ट्रेड पर कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। अब इस चीज को समझने के लिए आप ये समझ लो कि अंग्रेजों के जमाने में, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट था, वो एक कंट्रोल, मतलब उसके ऊपर एक मोनोपोली कंट्रोल था। किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। और इसमें हम दो बातों को बड़े ही तरीके से गौर कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व टू थिंग्स ऑफ इंडियाज ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। पहला क्या था कि 50% से ज्यादा, ध्यान देंगे, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड was directed towards Great Britain, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। मतलब उसको एक निर्देश था, निर्देशित था कि ब्रिटेन से ही ट्रेड होगा, ठीक है। जबकि जो एक्सपोर्ट्स, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स था, जैसे रॉ मटेरियल जिसको कहते हो, कह लो उसको, इंडिया से, वो उसके लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सप्लीमेंट करने वाला इंडिया बन गया था। मतलब ब्रिटेन को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, जो प्राइमरी सेक्टर से आता था, हाँ, वो रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते थे, और वहां से बनी हुई फिनिश्ड गुड्स को हम इंडिया में उसको यूज करते थे, या इंडिया में वो डंप करता था, इंडिया में सेल करता था। तो एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बात तो आपको ये फोर्स किया गया, आपको निर्देशित किया गया कि आपको सामान जो है क्या करना है, आप हमारे से ही व्यापार करेंगे। दूसरा क्या है, आप हमारे से ही खरीदेंगे। पॉइंट। तो ये जो तरीका था वो बहुत ही खतरनाक तरीका था, समझ रहे। तो ये था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। जो सरप्लस जो ट्रेड हुआ वो भी अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही किया। कैसे हुआ ये भाई? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया था, एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज्यादा होता था, मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल था। जब भी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी फेवरेबल, वो फेवरेबल होगा। ध्यान देना, बीओपी वाले लेसन में आएगा, लेकिन यहां से पढ़ते जाओगे तो वहां भी मजा आएगा। तो एक्सपोर्ट जो है ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो सरप्लस में होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली ट्रेड सरप्लस होता है, तो उसको हम कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहुत सारे, उसमें एक ट्रेड, तो हमारा जो ट्रेड जो है सरप्लस में होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं भाई? बैलेंस, अगर स्थिति ऐसी हो कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट है, तो क्या फायदे हो सकते हैं, बोलो एनीबडी?
ठीक है, पहला तो हमने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाएगा, उससे हमारा लिविंग कंडीशन भी इंप्रूव होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा जिससे हम और दूसरी चीजों को, कैपिटल गुड्स को परचेज कर सकते हैं, या वगैरह वगैरह बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, लेकिन हम इस चीज से हम दो चीजों को हम गेस कर सकते हैं या उसको कल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो बेसिक जो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने वाला था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने वाला था, और ये इंडिकेटर भी था कि जिस भी कंट्री से प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वो कंट्री बैकवर्ड कंट्री, ठीक है, होती है, होता है, बैकवर्ड कंट्री होता है। ठीक है, दूसरा जो डिमेरिट था, पहला तो अपने पॉइंट ऑब्जर्व किया, उसका इंडिकेटर क्या निकल कर आता है, दूसरा कि जो ट्रेड सरप्लस था, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होना इंपोर्ट कम होना, ट्रेड सरप्लस, तो ट्रेड सरप्लस जो था जो भारत के विकास के लिए भारतीय प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, अंग्रेजों ने ये नहीं काम किया, और उसकी जगह उन्होंने क्या किया कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ट्रेड सरप्लस हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ इंपोर्ट कम हुआ, तो उससे जो फायदा हुआ उस फायदे को अंग्रेजों ने भारत के विकास में नहीं लगाया। क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो प्रशासन पर, जो भारत में उनको रूल करने पर जो खर्च होता था उसके ऊपर उन्हें खर्च किया। दूसरा क्या था, एक्सपेंस ऑफ वॉर जो होता था ना, युद्ध का खर्चा, फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने लड़ा था, रिफाइंड, तो उसकी फंडिंग में जाता रहा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है, बोलिए भाई, हेलो चिल्ड्रेन, समझ में आ रहा है बेटा? अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें कि मैं जिसको रिपीट कर रहा हूं कि ट्रेड सरप्लस का कोई फायदा भारत के विकास को नहीं हुआ, भारत में नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, और उसकी जगह उन्होंने क्या किया कि भारत पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, जैसे वायसराय या जो हमारे गवर्नर जनरल कहे जाते थे, या जुडिशरी की बात कह लो, या लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र में उन सबको के ऊपर जो खर्चा होता था उसको बेयर किया जाता था, उनको सैलरी देने के काम में आता था। यही नहीं, यहाँ से जब वो रिटायरमेंट होकर इंग्लैंड जाते थे तो उनका पेंशन भी उससे जाता था, मतलब पेंशन प्लस सैलरी, डबल ट्रिपल लॉस होता था भारत का। इसलिए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को हमने क्या नाम दिया, लूटो और लूटने का इनाम भी ले जाओ। इनाम भी ले जाओ मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, लूटो मतलब जब तक आप यहाँ पर हो, यहाँ के लोगों को लूट रहे हो, और लूटने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है उसका भी इनाम आपको मिल रहा है, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आर्गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, चिल्ड्रेन टेल मी, चिल्ड्रेन, हेलो, हेलो, हाँ बेटा बोला करो बेटा आप लोग। इसके बाद क्या था कि वॉर के जो एक्सपेंसेस थे, उसी समय वॉर भी हो रहे थे, दो वॉर इंडिया ने देखा प्री इंडिपेंडेंस में, एक तो 1939 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 टू 18। इन सब के जो खर्चे थे वो भारतीय रेवेन्यू से ही जाते थे। ठीक है, इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी कि ये तो यहां से लूट ही रहे हैं, लूटने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज हैं और जो गिफ्ट्स वगैरह यहाँ से विदेशियों जब आते थे तो उनको अपने परिवार वालों को देते थे, या रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन वगैरह ग्रेचुइटी वगैरह जो भी है उसको जो उनको मिलता था, तो उसी को उन्होंने ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ कहा। समझ में आई बात? बोलो भाई, हेलो, हेलो चिल्ड्रेन, बोलो भाई, बोलिए, बोलो भाई बेटा, अरे बोल क्यों नहीं रहे भाई? हेलो, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। हम्म, ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया तो एंजॉय कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो या मज़ा नहीं आया हो किसी कारण से, ठीक है, तो आप बोल दीजिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप पोस्ट कर देना। ठीक है, ओके ओके चिल्ड्रेन, चलो चलो ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि टाइम मेरा हो गया ना। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा एनसीईआरटी के, और मेन पॉइंट्स लिख लीजिएगा। थैंक यू।